हेलो एस्पायरेंट्स, सिविल सर्विस एस्पायरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो सेशन में हम डिकोड करना चाहेंगे कि जो सिविल सर्विस के प्रति है ना, टुवर्ड सिविल सर्विस, आप क्या चाहते हैं सिविल सर्विस से, या तो आप क्यों टारगेट करना चाहते हैं। दोनों पक्ष है। आप पहला पक्ष ये है कि आप सिविल सर्विस में क्यों जाना चाहते हैं, ठीक है। और दूसरा, सिविल सर्विस आपको क्या अपॉर्चुनिटी देगा, ठीक है। सिविल सर्विस क्या अपॉर्चुनिटी देगा। एक तो आपका करियर, पहला ऑब्वियस सी बात है कि जॉब की जरूरत होती है करियर। और एज ए करियर आपको क्या पे बैक करेगा और रिटर्न बैक, है ना। पे बैक और रिटर्न बैक क्या करेगा एज ए सर्विस, उस पर हम बात करेंगे। ये कंप्लीट वीडियो होगा उन लोगों के लिए जो कोई भी सिविल सर्विस आगामी परीक्षा के लिए तैयारी करना चाहते हैं। ये सबके लिए एप्लीकेबल होगा। तो आज हमारा स्पेसिफिक डिस्कशन होगा जेपीएससी सिविल सर्विस 2025, जो आगामी यूं कह सकते हैं कि 14 जेपीएससी के रिगार्डिंग, राइट। ओके, ये तो अच्छी बात हो गई। हम पूरा देखेंगे कि क्या चर्चा कर सकते हैं और क्या जेपीएससी सबके लिए है। सबके लिए मीन्स इट्स कॉमन टू ऑल स्टूडेंट और एस्पायरेंट्स, और यह कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज वाले स्टूडेंट ही इस सर्विस में जाना चाहिए या उन्हीं लोगों के लिए बना है। इसीलिए मैं टाइटल क्या दिया हूँ, सिविल सर्विसेज वर्सेस अदर एग्जाम। अब सिविल सर्विस का जो एग्जाम होता है सीएससी, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, और अदर एग्जाम में फॉर एग्जांपल एसएससी हो गया, बैंक पीओ हो गया, है ना, आईबीपीएस वगैरह, राइट, आईबीपीएस। और इनफैक्ट कोई भी जो एग्जाम होते हैं, फॉर एग्जांपल जेआरई, है ना, नेट, जेआरएफ, कोई बहुत सारे एग्जाम होते हैं टीचर्स के लिए। तो वो सब एग्जाम वर्सेस सिविल सर्विस, क्या सिविल सर्विस एग्जामिनेशन वर्सेस ऑल अदर एग्जाम, है ना, ऑल अदर एग्जाम, क्या कौन सिविल सर्विस को एज ए करियर किस टाइप के स्टूडेंट को चुनना चाहिए, क्या इसकी रिक्वायरमेंट होती है, राइट। तो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, तो राइट। तो चलिए हम वीडियो को फर्दर डिले करते हुए इस को हम आगे बढ़ाते हैं, राइट। तो चलिए, देखो फ्रेंड्स, होता क्या है। अब सिविल सर्विस में, एक सेकंड गाइस, हाँ, सिविल सर्विस को लेके बहुत सारे मन में ये चलता है कि देखो सिविल सर्विस जो एग्जामिनेशन है ये डिफरेंट फ्रॉम अदर क्यों है। इसका बहुत सारे क्राइटेरिया है। अगर एक एक क्राइटेरिया को हम बात करें, देखो, सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, इस पे आते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो इसका स्कोप एंड सिलेबस है, अदर एग्जाम और सीएससी मतलब सिविल सर्विस का, और अदर जो भी एग्जाम मैंने बताया एसएससी वगैरह, आईबीपीएस, मतलब बैंक पीओ, जो भी है, और नेट वगैरह, है ना, नेट टीचर का जो भी एक्स वाई जेड, ये एग्जाम और इस एग्जाम में क्या डिफरेंस है, उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले बात आ जाती है कि स्कोप एंड सिलेबस। देखिए, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में आपको क्या चाहिए, रिक्वायर्स इन डेप्थ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। ये इस पॉइंट को ध्यान देना, ठीक है। अगर आप में जो किसी भी सब्जेक्ट के प्रति, और खासकर एक सब्जेक्ट के लिए नहीं, इसीलिए मैं लिखा हूँ कि मल्टी डिसिप्लिनरी, मतलब क्या होता है, जो विषय ज्ञान, है ना। एक आपको मैं टर्म बोलता हूँ, एक होता है जनरलिस्ट, ठीक है, वर्सेस स्पेशलिस्ट, ठीक है, स्पेशलिस्ट। इस टर्म का बहुत ब्रॉड मीनिंग होता है, इसे मैं अभी थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ। अदरवाइज ये टर्म का एक ब्रॉड मीनिंग होता है। जो सिविल सर्विस का जिसको आप मैं अभी जिक्र कर रहे हैं, हम लोगों ने, जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन होता है, एक जनरलिस्ट होता है, ठीक है, और स्पेशलिस्ट। फॉर एग्जांपल, कोई अगर टीचर में जाना चाहते हो, है ना, टीचर में, तो आप उस सब्जेक्ट से ग्रेजुएट किए होंगे, है ना, उस सब्जेक्ट से आपने मास्टर डिग्री किए होंगे, राइट। फिर आपका नेट वगैरह हुआ होगा प्रोफेसर वगैरह के लिए, अदरवाइज आपने बीएड वगैरह किया होगा। तो क्या होता है कि बीएड मतलब क्या हो गया, टीचिंग के लिए स्पेशलाइजेशन हो गया। सिमिलरली कोई अगर एमबीबीएस है, ठीक है, कोई एमबीए है, एमबीए है, कोई डॉक्टर है, आई मीन एमबीबीएस वाले डॉक्टर है, कोई मतलब इंजीनियर है, राइट, इंजीनियर है, तो क्या है कि ये सब स्पेशलिस्ट हो जाता है।
बट जब सिविल सर्विस की बात आते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा हो कि एक बहु विशेषज्ञ विषयक प्लस एक गहन वैचारिक समझ वाले लोग ही इस सर्विस के लिए जो होता है सुइटेबल कैंडिडेट माना जाता है। क्या सुइटेबल कैंडिडेट? ठीक है। तो जिसका ये स्किल सेट है ना, जिसका ये स्किल सेट है कि जो भी एस्पेरेंट्स स्टूडेंट्स जो बहुविशेषक एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आप क्या क्या दे सकते हो इसमें बताइए। बहुविशेषक में फॉर एग्जाम्पल आपके पास, हालांकि यहाँ पे जेपीएससी में एक पेपर नहीं है एथिक्स, यूपीएससी में रहता है एथिक्स, हालांकि यहाँ नहीं है, तो आपको एथिक्स का ज्ञान होना चाहिए। नॉर्मल जो आपका पॉलिटी वगैरह सब है, पॉलिटी है ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, ठीक। इकोनॉमिक्स, राइट, करंट अफेयर्स, जेपीएससी में तब का लोक प्रशासन भी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसको क्या बोल रहे हैं कि बहुमुखी, है ना, बहुविषयक या तो बहुमुखी बोल सकते हो, पर मल्टी डिसिप्लिनरी। तो इतने सारे सब्जेक्ट, राइट, का समझ, गहन वैचारिक, दैट मीन्स कॉन्सेप्चुअल। तो जिसके कारण से क्या हो जाता है, जो सिलेबस है, ये सिलेबस में लिखा हो, ये सिलेबस काफ़ी वास्ट हो जाता है ना। इसलिए कहा जाता है कि सिविल मतलब सिविल सर्विस प्रिपरेशन के लिए, है ना, बहुत काफ़ी आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट्स के साथ, प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ, है ना, पूरा रणनीति के साथ तैयार करना पड़ता है। क्यों? ड्यू टू वास्ट सिलेबस, ड्यू टू इस वास्ट सिलेबस। और यही दूसरे एग्जाम से अलग करता है इस एग्जाम, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, क्योंकि इसका स्कोप और सिलेबस मैंने बता दिया। ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए होती है, इन डेप्थ। ऐसा नहीं होता है कि आप बाकी जैसे वनडे एग्जाम मैंने बताया, फॉर एग्जांपल एसएससी, है ना, आईबीपीएस, वनडे एग्जाम इसलिए पढ़ते हो कि ऑब्जेक्टिव भी पढ़ के चले गए, रट के चले गए, तो आपका काम बन जाता है। बट सिविल सर्विस में क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे एक आगे बताऊंगा अभी, मेंस आंसर राइटिंग की बात आती है, और ये स्किल्स जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग उस सब्जेक्ट के प्रति, कौन सा सब्जेक्ट, जैसे मैंने बताया एक सब्जेक्ट नहीं है, मल्टी डिसिप्लिनरी, आपका सारा सब्जेक्ट का कमांड एक टाइप का होना चाहिए। एक सब्जेक्ट में ऐसा नहीं कि पॉलिटी मेरा अच्छा है, हिस्ट्री नहीं है, तो कहीं कॉम्प्रोमाइज होने का सवाल ही नहीं उठता। क्यों? क्योंकि आपके यहाँ पे अगर मेंस की बात करें तो मेंस में 4 जीएस पेपर है ना, और सारे में आपको एक जैसा परफॉर्म करना पड़ेगा ना। कोई एक भी वीक है तो यू आर नॉट सुइटेबल फॉर द राइट पोस्ट। समझ में आ गया? तो पहला आपको पॉइंट समझ में आ गया कि स्कोप क्या होता है एंड सिलेबस क्या होता है। क्लियर? सेकंड हम बात करते हैं, सेकंड में बात करते हैं सेकंड में बात करते हैं हम एग्जामिनेशन स्टेजेस की। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि ये होता है 3 स्टेज का परीक्षा होता है, 3 स्टेजेस। पहला में हमारा क्या होता है, पहला में हमारा होता है प्रिलिमिनरी टेस्ट, पीटी जिसको बोलते हैं, ठीक है, प्रीलिम्स। सेकंड में होता है मेंस, राइट, और थर्ड इज नथिंग बट योर पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है। तो यहाँ पे भी देखा जाता है कि मान के चलिए, और हर एक स्टेज क्या होता है, इलिमिनेशन होता है ना, एलिमिनेशन। हर में आपका कटअप होता है, हर में आपको कटअप पास करना पड़ता है। तो पीटी का कटअप आपको पास करेंगे तब एंट्री मिलेगा मेंस में, मेंस का जब आपको कटअप पार करेंगे तो एंट्री मिलेगा इंटरव्यू में, राइट। बट पीटी जस्ट एक क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, इसका मेरिट से कोई लेना देना नहीं होता। तो आपका मेंस प्लस इंटरव्यू विल डिसाइड योर मेरिट। क्या समझ में आ गया? ओके। तो अब यहाँ पे क्या होता है, जो मेंस जो है ना, दिस इज व्हाट इज ए प्लेइंग इम्पोर्टेंट रोल, इम्पोर्टेंट रोल। और मेंस, मेंस जो है इम्पोर्टेंट रोल इसलिए प्ले करता है कि अदर जैसे एग्जाम में मैंने बताया कि फॉर एग्जांपल, हालांकि आजकल वहाँ पे भी मेंस होने लगा है, ऐसा नहीं है ना, बट जिस लेवल का मेंस का एक आपका एक्सपेक्टेशन होता है ये सिविल सर्विस, है ना, क्योंकि उस सब एग्जाम में आपको, फॉर एग्जांपल जेपीएससी की बात करें तो आपको 40 मार्क्स का एक क्वेश्चन नहीं रहता कि आपको 40 मार्क्स में एज ए डिस्क्रिप्टिव लिखना होगा, राइट। तो यहाँ पे आपको 600, कोई 900, डिपेंडिंग अपॉन कि टॉपिक का नेचर क्या है ना, इस टाइप के इतने वर्ड्स में लिखने पड़ते हैं, 1000 वर्ड्स तक लोग लिखते हैं। तो ये आपको डिफाइन करता है कि आपका जो एप्टीट्यूड है, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड, वो आपका है या नहीं है। क्लियर हो गया? सारे इस एग्जाम का फोकस हो गया। और प्रीलिम्स में क्या है, तो हर एग्जाम में, हर स्टेज में, आप 3 स्टेज में, हर स्टेज में अलग अलग पर्सनालिटी आपका टेस्ट होती है। स्टेज 1 में आपका अलग स्किल सेट टेस्ट होगा,
स्टेज 2 में आपका अलग स्किल सेट टेस्ट होगा, है ना। और थर्ड में जो इंटरव्यू वाला है, यहाँ पे अलग स्किल सेट आपका टेस्ट होता है ना। इसीलिए इतने लंबे चौड़े आपके प्रोसेस रखे जाते हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। क्लियर? किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। Okay. अब हम बात करते हैं कि डिफिकल्टी लेवल एंड कंपटीशन। जब हम बात करते हैं, है ना, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की, है ना, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की एक पॉइंट और थोड़ा सा रह गया था दिया आपको। हाँ, 2 के बाद ये आपका तीसरा पॉइंट है, राइट, यहाँ पे। अब तीसरा पॉइंट में क्या होता है कि अदर जो है सर्विसेज, है ना, अदर सर्विसेज, अगेन एसएससी, आईबीपीएस, पीओ, जो भी मैंने आपको बताया, और इधर सीएससी क्या डिफरेंस क्रिएट करता है, यहीं पे आपका मेन फंडा है। देखो, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में क्या होता है ना, ये एक सबसे पहली बात है कि प्रेस्टिजियस करियर होता है ना, एक प्रतिष्ठित करियर होता है। किस लिए माना जाता है इस प्रतिष्ठित करियर? क्योंकि आप राष्ट्र निर्माण का काम करते हैं, ठीक है, राष्ट्र निर्माण का काम करते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेशन बिल्डिंग। यहाँ पे लिखा हूँ मैं, नेशन बिल्डिंग। अब नेशन बिल्डिंग कैसे करोगे, राष्ट्र का निर्माण कैसे करोगे, है ना। और नेशन बिल्डिंग मतलब राष्ट्र का निर्माण जब करते हो आप, तो किसी एक इंडिविजुअल का आप जीवन में परिवर्तन नहीं करते हो। आप कोई मान के चलिए, फॉर एग्जांपल नया एजुकेशन पॉलिसी आ गया, ठीक है, ऐसे कोई सा भी पॉलिसी होते हैं, तो ये सब पॉलिसी कौन बनाते हैं? एज ए सिविल सर्वेंट बनाते हैं, है ना, सिविल सर्वेंट, एज ए सिविल सर्वेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिसी मेकिंग। ठीक है, पॉलिसी मेकिंग। तो क्या करते हैं, जो आपके, आप जब हायर लेवल पे चले जाते हो, सीनियरिटी आपके पास हो जाती है, तो आप डिसीजन, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट मतलब सरकार का जो डिसीजन मेकिंग है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग, तो उसका आप हिस्सा बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल, हेमंत जैसे सीएमओ हो गया, है ना, सीएमओ हो गया, पीएमओ हो गया, तो यहाँ पे झारखंड में भी क्या हो गया, आपका ये हो गया, चीफ सेक्रेटरी हो गया, ठीक है। सीएस लोग क्या करते हैं, वही लोग तो गवर्नमेंट के बिहाफ में क्या लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेंट्रल सेक्रेटरीट हो गया, यहाँ पे चीफ सेक्रेटरीट हो गया, और भी बहुत सारे जितने भी सचिव लोग होते हैं, क्या करते हैं, सचिव लोग तो क्या होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। और वो क्या करते हैं, इस टाइप के सिविल सर्विस के थ्रू आते हैं। बट ये लोग क्या होते हैं कि यूपीएससी के थ्रू आते हैं, ठीक है, यूपीएससी के थ्रू आते हैं। क्लियर? तो इसीलिए जब आप नीति निर्माण करते हो, पॉलिसी मेकिंग करते हो, तो इसलिए आपको उस दृष्टिकोण से पब्लिक आपको रेस्पेक्ट करती है, क्योंकि आप क्या हो, एक एज ए प्रशासक हो, जो आप शासन करेंगे, है ना। फॉर एग्जांपल सीओ की बात कर लेते हैं, और अब सचिव लेवल की बात नहीं करेंगे, क्योंकि आप जेपीएससी के थ्रू जाएंगे तो शायद ही सचिव लेवल तक पहुंच पाएंगे, राइट। तो चलिए, स्टार्टिंग आपका होता है सीओ वीडियो लेवल से होता है। चलो, तो एक सीओ, सर्कल ऑफिसर, और एक ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, तो ये इनका भी जो स्कोप होता है काम करने का, जो दायरा होता है, काफ़ी होता है। अगर इन लोग सही से काम करेंगे, मतलब जो आपको स्कोप देता है, तो कितनों कितने गरीबों का, कितने जो आपको नीडी का, जो जरूरतमंद लोगों को आप उसकी सेवा कर सकते हैं। उससे क्या होता है, आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है, राइट, सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है। इसीलिए क्या आप क्या कर रहे हैं, बेसिकली नेशन बिल्डिंग का प्रोसेस कर रहे हैं। इसीलिए ये जो पोस्ट होती है, ये काफ़ी प्रेस्टिजियस होती है, राइट, और ये काफ़ी प्रतिष्ठित माना जाता है, राइट। ये बात समझ में आ गई? ओके। तो अब हम फोर्थ पॉइंट की तरफ जाते हैं। अब अगर आपको ये सर्विस, ये सर्विस मतलब सिविल सर्विस, अगर आपको इतना कुछ समाज में दे रहा है, सोसाइटी में आपको इतना कुछ दे रहा है, फॉर एग्जांपल आपका नेम, ठीक है, मतलब प्रतिष्ठा, फेम, नेम फेम मिल रहा है, तो इतना इजी भी नहीं होगा एग्जाम, ऑब्वियसली बात है ना। आप एक सिपाही का नौकरी, ठीक है, जो सिपाही का लेवल होगा नौकरी का सर्विस का, वो लेवल तो सिविल सर्विस का नहीं होगा। ये तो ऑब्वियस सी बात है ना, ये तो ऑब्वियस सी बात है। क्यों? क्योंकि अब सिपाही, अब जिस लेवल का, जिस डिफिकल्ट लेवल का आपका एग्जाम होगा, उसी लेवल का आपको प्रेस्टिज जो मिलेगा, राइट, समाज में उसी लेवल का आपको क्या मिलेगा, आपको उसी नज़र से समाज के लोग क्या करेंगे, देखेंगे। प्रतिष्ठित, जैसे मैंने बताया यहाँ पे, जो भी है प्रतिष्ठित क्या होता है, नीति निर्माण, तो सेम चीज़ यहाँ पे है। तो इससे क्या होता है कि सिविल सर्विस का, जैसे फॉर एग्जाम्पल सिपाही देखो, है ना, दारोगा देखो, कोई भी एग्जाम्पल झारखंड का एग्जाम लेते हैं, ठीक है, या तो टीचर का देखो, ठीक है, इन लोगों का नंबर ऑफ सीट्स कितना होता है, यहाँ तक कि आप जेएसएससी का भी देख लो, है ना, नंबर ऑफ सीट्स देखो, इन लोगों का नंबर ऑफ सीट्स,
ये सब का एग्जाम काफ़ी ज़्यादा होता है। बट जब बात आती है सिविल सर्विस की, जेपीएससी सीएससी का, तो इन लोगों का सीट कितना होता है आप ही जानते हो। कभी 200, कभी 180, कभी 150, कभी 250, इस रेंज में घूमता है। इसलिए कह रहे हैं कि डिफिकल्ट लेवल एंड कंपटीशन। तो जब आपके पास सीट कम होता है, और ऑब्वियसली बात है, इतने बड़े प्रेस्टिजियस जो एग्ज़ाम होता है, जो प्रतिष्ठित एग्ज़ाम होगा, तो आपका तो एक झोला भर के सब लेगा नहीं। क्यों? क्योंकि एक जिला में फॉर एग्जांपल एक ब्लॉक में एक ही बीडीओ का काम होता है ना, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, राइट। ऐसा तो नहीं है कि दारोगा है तो एक टीचर का क्या, एक ही स्कूल में आपको कितना टीचर मिल जाएगा, राइट। और एक ब्लॉक में कितने टीचर की जरूरत है, बट ब्लॉक में वीडियो की बात करें तो कितनी होती है, एक ही पोस्ट होती है, राइट। हाँ, भले उसमें सीनियर जूनियर होता है, बट एट ए टाइम जो उनका जो दायरा होता है, स्कोप होता है, एक ही रहता है। तो इसीलिए इनके पास मतलब सवाल ही नहीं उठता है कि सिविल सर्विस में ज़्यादा सीट आएगा। क्यों? इसी रेंज में रहेगा। इसीलिए जब इस सीट के लिए लाखों लोग जो होते हैं, ड्यू टू अगेन जो प्रतिष्ठा है इस एग्जाम का, है ना, जो नाम है, फेम है, उसके चलते क्या होता है, जो लाखों उम्मीदवार फॉर्म भरते हैं, राइट। और इसीलिए जो एग्जाम का आपको ऐसा क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं लगेगा, है ना। क्वेश्चन ऐसा नहीं है क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा। क्वेश्चन घर आके बनाएंगे, थोड़ा सा समझेंगे तो लगेगा हाँ ये पता है। लेकिन ड्यू टू द सीट, इस सीट के चलते, कम सीट के होने के कारण वह कट ऑफ आ जाता है। आपसे ऐसा नहीं कि आपसे प्रॉब्लम बन नहीं रहा है ना, आपसे प्रॉब्लम बनेगा, लेकिन आप कट ऑफ को नहीं मतलब जो क्रॉस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करने की जरूरत होता है, आपको लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन की जरूरत पड़ती है ना, लॉन्ग टर्म, कंपेयर टू अदर एग्जाम विच कैन बी क्रैक इन अ फ्यू मंथ्स। अदर को आप कुछ ही महीने में क्रैक कर सकते हो, ठीक है। बट रही बात सिविल सर्विस की, तो यहाँ पे जो अगर इस माइंडसेट से आते हैं कि मैंने वो एग्जाम 6 महीना में क्रैक कर लिया, 5 महीना में कर लिया, 3 महीना में, सिविल सर्विस को भी हम उसी आप पैमाने में अगर तोलोगे तो भी ये शायद इम्पॉसिबल होगा। क्लियर हो गया। अब पांचवा पॉइंट आपका टेस्टिंग अप्रोच है। टेस्टिंग अप्रोच का मतलब क्या होता है, बाकी एग्जाम और इसमें देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि मैंने बताया स्टार्टिंग में ही, अगर आप देखेंगे कि आपको एनालिटिकल स्किल्स की जरूरत होती है, यहाँ पे बताया, एक सेकंड, requires in-depth conceptual understanding, in-depth conceptual understanding, right। और in-depth conceptual understanding का मतलब क्या हुआ कि आपको जो है थॉट प्रोसेस है, एक आलोचनात्मक होना चाहिए, सोच मतलब एक क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए आपके, है ना। आप ऐसा नहीं है कि कोई टॉपिक पे अगर आपको लिखने के लिए आ जाए, है ना, कोई भी टॉपिक हो सकता है, या ऐसा नहीं है कि आप लिखने के लिए आ जाए, आपका जो थॉट प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस आपका सिविल सर्विस, जो सिविल सर्वेंट होता है, उसके तरफ आपको समझना पड़ेगा चीज़ों को कि क्या इसका पॉजिटिव हो सकता है। क्योंकि मैंने बताया एज ए सिविल सर्वेंट आप क्या करोगे, आप गवर्नमेंट का बिहाफ में आपको डिसीजन लेना है, ठीक है, डिसीजन लेना है। और ऐसा कोई डिसीजन नहीं होना चाहिए आपका कि एज ए मास मास लेवल, मतलब एक लार्ज स्केल पे पब्लिक का लॉस हो जाए, ठीक है। आपका एक डिसीजन कितने का जीवन को भी खतरे में डाल सकता है। तो ऐसे स्किल का टेस्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, क्रिटिकल थिंकिंग की जरूरत होती है। तो वास्ट सिलेबस का मतलब क्या हुआ कि आपसे ये उम्मीद नहीं कर रहा है कि आपको इतने वास्ट सिलेबस में सारे सब्जेक्ट में आपको मास्टरी करना है, नहीं, नहीं करना है उसमें। आपको ये करना है कि आप कितना क्विकली क्विकली चीज़ों को समझते हो, है ना, और उसको आप अडॉप्ट करने की कोशिश करते हो, बस। बड़ा सिलेबस, लार्ज सिलेबस, वास्ट सिलेबस का देने का मतलब ही है कि आपसे ये नहीं कि आप 5 साल तैयारी कीजिए उसके बाद सिविल सर्विस को अटेम्प्ट कीजिए, ऐसा नहीं है। सिलेबस को देने का मतलब है कि आपका एबिलिटी जो है, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग मतलब क्या, कि फॉर एग्जांपल आपका इतना सारा पॉलिटी है, एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, हिस्ट्री में भी आपका तीनों है, एंशियंट है, मिडाइवल है, मॉडर्न है, राइट। बहुत सारा एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत सारा है। तो आपको मॉडर्न में भी कौन सा आपको प्रायोरिटी आपको करना है, तो ये डिसीजन अगर आपका सही बैठा, मतलब आपने एग्जाम क्रैक किया, मतलब आपने सही से ही इसको डिसाइड किया होगा कि एंशियंट का क्या वेटेज है, मिडाइवल का क्या है, मॉडर्न का क्या है, कौन सा टॉपिक मुझे और स्ट्रॉन्ग करना है। तो आपके पास वो स्किल्स भी है, एनालिटिकल स्किल्स भी है, डिसीजन मेकिंग, आपने जो डिसीजन लिया वो डिसीजन मेकिंग का पावर भी है, और एडमिनिस्ट्रेटिव का एप्टीट्यूड जो है, प्रशासनिक योग्यता का जो परीक्षण है, वो भी आपके पास है। तो एक वास्ट सिलेबस देने का मतलब ही यही होता है कि आपके पास वो टेस्ट करना चाह रहा है कि इतना बड़े सिलेबस को आप हैंडल कैसे करते हैं, ठीक है, आप कैसे हैंडल करते हो सिलेबस को।
आपको उसी से पता चल रहा है कि आपके पास ये क्वालिटीज़ अवेलेबल है कि नहीं। जो एक सिविल सर्विस एस्पिरेंट का पास जो क्वालिटी होना चाहिए, क्योंकि आपको बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट दिया जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटर बनाया जाएगा, तो ये सब आपके पास स्किल सेट है या नहीं। क्यों? क्योंकि आप क्विक डिसीजन ले पाते हैं कोई नहीं, डिसीजन मेकिंग जो है क्विक डिसीजन ले पाते हैं, कौन सा आपको छोड़ना है, कौन सा पढ़ना है, राइट, क्या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा अच्छा हुआ, ये सब आपको टेस्ट करता है। क्लियर हो गया? यहाँ तो टेस्टिंग अप्रोच यही टेस्ट करता है आपका। और बाकी एग्जाम में सिलेबस क्या होता है, लिमिटेड सिलेबस रहता है, राइट, लिमिटेड सिलेबस। और इसमें इस सिविल सर्विस का भले आपको सिलेबस दे के रखा है, बट वो सिलेबस आपको इट्स काइंड ऑफ अनडिफाइंड, ठीक है, अनडिफाइंड। करंट अफेयर्स एग्जाम्पल दिया है, तो करंट अफेयर्स का कुछ माय बाप है क्या? नहीं, राइट, कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है। क्लियर हो गया? यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, तो अभी एक पॉइंट और रहता है, मैं उसको थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ, उसके बाद हम आते हैं। तो अभी देखो कि हु शुड ऑप्ट फॉर सिविल सर्विसेज। अब कौन लोगों को सिविल सर्विस को एज ए करियर चुनना चाहिए, है ना? कौन से ऐसे एस्पिरेंट्स हैं, स्टूडेंट हैं, जिसको सिविल सर्विस के प्रति अपना एज ए करियर अपनाना चाहिए। देखो, इसमें क्या है, जो एक तो आपको स्किल सेट की डिमांड और समझ में आ गया कि अगर आपके पास ये स्किल सेट है, टेस्टिंग, क्रिटिकल, है ना, थिंकिंग, एनालिटिकल स्किल्स, एबिलिटी, ये सब देखो, डिसीजन मेकिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड, अगर ये सब आपके पास स्किल्स हैं, तभी आप इस एग्जाम को अटेम्प्ट कीजिए, नहीं तो फिर आपका वेस्टिंग ऑफ टाइम होगा। तो इसीलिए कह रहे हैं, तो अगर आप पब्लिक सर्विस के प्रति आपका रुझान है, मतलब पैशन है ना, जुनून है, तभी आइए। क्यों? क्योंकि एक तो इसका लॉन्ग टर्म का क्या होता है, प्रिपरेशन है, मैंने बताया रीजन क्यों लॉन्ग टर्म चाहिए होता है एज कम्पेयर टू अदर एग्जाम। ठीक है, समझ में आया? सेकंड में आपको बताया लीडरशिप स्किल्स, क्या आपके पास ये स्किल सेट है कि नहीं, मतलब क्यों? क्योंकि आपको तो नेतृत्व करना पड़ेगा ना। आप तो मैं वही एग्जाम्पल बार 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 दे रहा हूँ फिर से, एक सिपाही वर्सेस एक प्रशासक, अंतर आपको दिखाई दे रहा है साफ साफ। ठीक है, तो इसका स्किल सेट और इसका स्किल सेट में आकाश जमीन का अंतर होगा। और ये क्या एक सिपाही क्या एक एडमिनिस्ट्रेटर का रोल प्ले कर सकता है? बिल्कुल नहीं। तो उस क्या आपके पास लीडरशिप का क्वालिटी है, अपार्ट फ्रॉम जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि कौन सा डिसीजन करते हो, कितना क्विक करते हो, एनालिटिकल स्किल्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स है, वो सब के अलावा लीडरशिप स्किल्स भी क्या है, क्या आप सिविल सर्विस के प्रति आपका क्या पैशन है, सार्वजनिक सेवा के लिए जुनून, प्लस डेडिकेशन एंड परसिवरेंस, मतलब संपन्न और दृढ़ता, है ना, डेडिकेशन एंड परसिवियरेंस। सिमिलरली एस्पिरेंट सीकिंग ए स्टेबिलिटी एंड प्रेस्टीज, वही जो हमने बोला, स्थिरता। एक तो ये जॉब भी आपको क्या देता है, स्थिरता वाली और प्रतिष्ठा वाली, चाहने वाले ही उम्मीदवार उम्मीदवार जो होते हैं एस्पिरेंट्स होंगे, उसको ये एज ए सिविल सर्विस एज ए करियर आपको चूज करने की जरूरत है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? और आते हैं बाद में, तो हम क्या कर सकते हैं आपके लिए, देखो हम क्या कर रहे हैं, जो 14 जेपीएससी के लिए है, हमने मेंस का जो बैच है ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है। ठीक है, और ये डिटेल्स के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, और अभी इनिशियली क्या किया है, इनिशियली है ये आपका इंस्टॉलमेंट बेसिस पे भी है, और काफ़ी कम, है ना, मात्र आपको 8,000 इसका फी रखा गया है, मात्र 8,000। ठीक है, और 8,000 पे आपको एक बार में पे नहीं करा है, इंस्टॉलमेंट में करना है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि सर झारखंड का में एक तो एग्ज़ाम होता नहीं है ना, और अभी 14 जेपीएससी का नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, तो अभी क्या करते हैं, एक आपको 8,000 हम लोग दे नहीं पाएंगे, तो आप एक काम कीजिए, है ना, फीस 8,000 ही रहने दीजिए, बट आप इंस्टॉलमेंट कर दीजिए, ताकि हम लोग जुड़ पाएंगे, और तब तक हम अपना सिलेबस भी कवर करते जाएंगे, और जैसे जैसे आपका नोटिफिकेशन का टाइम पास आएगा, उस हिसाब से हम लोग फिर पेमेंट करते जाएंगे। ठीक है, तो आप इंस्टॉलमेंट में भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए होगा, और ये काफ़ी होलिस्टिक सिलेबस कवरेज होगा, है ना, मतलब डिटेल्स के लिए आप कॉल कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो चलिए हम आते हैं और बाकी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। हाँ, अब हम आते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विस एग्जाम। मैंने बताया कि आप सिविल सर्विस एग्जाम को इतना इजी तो क्रैक नहीं कर पाएंगे, आपने मैं सारा रीजन आपको दे दिया कि क्यों नहीं कर सकते इतना इजी, सिपाही का एग्जाम, है ना, या तो एनी अदर एग्जाम वर्सेस सीएससी, ड्यू टू इस ड्यू टू सीट, जो लिमिटेड सीट होता है, लिमिटेड सीट के चलते क्या हो रहा है
ये एग्ज़ाम काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको आता नहीं है, नॉलेज का इश्यू रहता है, बट उसके साथ-साथ आपका जो है ना बाकी जो पैरामीटर्स आपको बताया सिविल सर्विस का, वो पैरामीटर पे आपको काम करना पड़ेगा, है ना? नॉलेज एक अपना अपने प्लेस पे, अपनी जगह पे सही है, बट उसके साथ-साथ अदर पैरामीटर्स को भी इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, राइट? सबसे पहले क्या करें हम? स्टार्ट विथ एनसीईआरटीज़, बेसिक सबको पता होता है। फॉलो ए स्ट्रक्चर्ड प्लान, ये बच्चों को पता नहीं होता है और यही फेल कर जाते हैं। बहुत सारे बच्चे तो यहीं पे लग कर जाते हैं। जैसे ये स्ट्रेटजी का ही पार्ट हो गया। फॉलो स्ट्रक्चर प्लान, यहीं पे आपका जो स्किल सेट है वो आ जाता है। करंट अफेयर्स और मेन जो है आपका सबसे, क्योंकि देखो पीटी में आपको बताया ये सिर्फ जस्ट एक क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, आपको क्वालिफाई करेगा, है ना? इसका मेरिट से कोई लेना देना नहीं, है ना? पहला जैसे आपने क्लियर कर लिया पीटी, नेक्स्ट फेज पे आता हो, नेक्स्ट स्टेज में जब आते हो मेंस आते हो, और मेंस का ही जो वेटेज होता है सबसे ज़्यादा होता है, राइट? सबसे ज़्यादा होता है, और इसी वेटेज में आप कितना मैक्सिमाइज कर पाते हो नंबर को, यही डिसाइड करेगा आपका कि मेरिट में आप आओगे या नहीं आओगे। तो मेंस के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस आंसर राइटिंग, और आंसर राइटिंग एक दिन का पार्ट नहीं है कि आप आप ओवरनाइट करोगे तो आ जाएगा, है ना? या तो 10 दिन करेंगे तो आपका इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। ये आपका टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग या तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ये आपका टाइम लेता है। और फिर आपका टाइम मैनेजमेंट, अगेन आपका जो थॉट प्रोसेस है, आपका स्ट्रेटजी है, कैसे टाइम को मैनेज करते हो, क्या नहीं करते हो, कब रिवीजन करना है, कब नया टॉपिक को ये करना है, क्या बोलते हैं, सुना है, राइट? और आप यहाँ पे टारगेट कैसे करते हो, डेली पे, डेली बेसिस पे क्या टारगेट आपका है ना? वीकली बेसिस पे आप क्या टारगेट कर रहे हो, कौन कौन सा सब्जेक्ट कर रहे हो, है ना? कि कब आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हो, राइट? मंथ में आपको क्या रखना है, तो जितने भी टारगेट सेट करते हो, है ना, कब, समझ रहे हो? तो ये सब भी आपका आना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया? और हम इस सारा चीज़ का हेल्प हम क्या करेंगे, इस कोर्स में हम करने वाले हैं। ठीक है, तो जिसको भी ज्वाइन करना है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पे सवाल आता है कि कितना टाइम लगना चाहिए एक आइडियल प्रिपरेशन के लिए, है ना? हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू प्रिपेयर? देखो यहाँ पे भी कोई एक फिक्स नहीं है कि 6 महीना, 1 साल, 2 साल। वो डिपेंड करता है कि आपका कैटेगरी क्या है, कि आप कंप्लीट बिगनर हो, मतलब बिल्कुल फ्रेशर हो, है ना? आप अभी तक सिविल सर्विस पे कभी अटेम्प्ट नहीं किए हो, किए भी हो तो हल्का फुल्का, उतना सीरियस होके नहीं किए हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, या तो फिर ये टोटली डिपेंड करता है कि आपका पहले का नॉलेज क्या है, ठीक है, प्रायर नॉलेज और एजुकेशन बैकग्राउंड एंड स्ट्रेटजी। अगर फॉर एग्जांपल आप टोटली ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट कभी पढ़े ही नहीं हो, 10th के बाद भूल गए हो, है ना? मान के चलो 10th के बाद तो सब, 10th तक सबका कॉमन रहता है, आपने 11th 12th में कुछ और से किया, ग्रेजुएशन कुछ और से किया, राइट? तो आपका पहले का फिर 10th तक भी जो पढ़े हो उसका क्या स्थिति है, उसके बाद आपका बैकग्राउंड, यहाँ बैकग्राउंड चेंज हो गया, और आपका स्ट्रेटजी क्या है, तो इसके लिए सेपरेट आपको टाइम देना पड़ेगा। तो कोई फिक्स नहीं है, बट कहा जाता है कि अगर जो बिगनर है, इन जनरल में बात कर रहा हूँ, कि यहाँ से 12 से 18 महीना आपको लग जाता है, ठीक है? मतलब 1 से 1.5 साल, 1 से 1.5 साल लग जाता है। और अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है तो 2+ईयर, 2+ईयर अगर आप जॉब के साथ देख रहे हो तो, डिपेंड नहीं कि आपका जॉब कितना है, प्राइवेट जॉब में हो, गवर्नमेंट जॉब में हो, मतलब कितना टाइम आप निकाल पाते हो यहाँ पे, राइट? तो ये है। और बाकी सब चीज़ें इस टाइप से ही करते हो, राइट? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि झारखंड में जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है, वो उसका मैक्सिमम नंबर है, राइट, हिंदी मीडियम में। तो क्या कैन हिंदी मीडियम स्टूडेंट क्रैक सिविल सर्विसेज? तो जो आंसर है बिल्कुल यस, क्यों नहीं करेंगे? सिविल सर्विस किसी का मीडियम के लिए तो नहीं रहता, है ना, कि हिंदी मीडियम नहीं निकाल पाएंगे। बट क्या होता है सिविल सर्विस में, जो कंटेंट होता है ना, सिविल सर्विस क्या, जो मेन ये है फैक्टर कंटेंट का। तो जो क्वालिटी कंटेंट मिलता है मार्केट में, है ना, क्वालिटी कंटेंट, वो मोस्टली आपका इंग्लिश में मिलता है, ठीक है, इंग्लिश में मिलता है। हिंदी मीडियम के लिए है, सेम बुक आपको मिल जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि जो इंग्लिश में बुक है वो हिंदी में नहीं है। बट उसके अलावा भी जो आपको इनरिचमेंट होता है ना, इनरिचमेंट करना, इनरिचमेंट, तो इनरिचमेंट की बात आती है ना, तो वो आपका हिंदी मीडियम में थोड़ा सा कम है, ऐसा भी नहीं है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा, ठीक है, थोड़ा सा। बट बच्चा अगर होशियार है ना, होशियार है, या तो किसी गाइडेंस में काम कर रहा है, तो इंग्लिश मीडियम वाले के साथ फाइट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश मीडियम वाले
हाँ, बट ये एडवांटेज तो रहता है, नो डाउट, एडवांटेज इंग्लिश मीडियम के प्रति रहता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप इंग्लिश मीडियम से देते हो एग्जाम तो आपका हो ही जाएगा, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। हाँ, एडवांटेज रहेगा, कुछ परसेंट का एडवांटेज रहेगा। बट ऐसा भी नहीं है कि हिंदी मीडियम से हो तो आप बिल्कुल फारिग हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप बिल्कुल फारिग हो, ऐसा भी नहीं है। क्लियर। तो ये सब चैलेंजेस हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ है। और जो चैलेंज की बात करें, अब देख फॉर एग्जांपल करंट अफेयर का जो मैगजीन होगा, है ना, सिविल सर्विस के लिए, तो ऑब्वियसली इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा होगा, है ना। द हिंद, जैसे कि एडिटोरियल की बात कर लो, एडिटोरियल जो पढ़ते हो, है ना, तो हिंदू में आता है, द हिंदू में आता है, इंडियन एक्सप्रेस में आता है। इस टाइप के एडिटोरियल आपको हिंदी में कहाँ मिलेगा? तो इसी को बोले थोड़ा एडवांटेज तो रहेगा इसका, कोई इसमें दो राय नहीं है, राइट। समझ में आ गया आप लोगों को? तो अब हम क्या कर सकते हैं आपके लिए, उस पॉइंट पे बात करते हैं। तो मैंने जैसे कि बताया, आपको कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है ना। आपको, मैं क्या करूँगा, एक सेकंड गाइस, देखिए, यहाँ पे आपका वीकली प्लान दिया जाएगा, है ना, वीकली प्लान दिया जाएगा, वीकली प्लान दिया जाएगा, वन सेकंड, वीकली प्लान दिया जाएगा, ठीक है। वीकली प्लान, जैसे कि मैंने बताया कि प्लान के तहत ही आपको काम करना पड़ेगा। और वीकली प्लान पे हम क्या करेंगे, आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे, कि नोट्स मतलब टॉपिक टॉपिक के साथ नोट्स दे दिया जाएगा, ठीक है। और आपका वीकली 2 क्लास होगा, 2 क्लास, क्योंकि देखो मैंने बताया, सिविल सर्विस जब आ रहे हो, तो आपसे उम्मीद ये किया जा रहा है कि आप सेल्फ डेडिकेटेड हो, है ना, सेल्फ डेडिकेशन दिखा रहे हो, है ना। ऐसा नहीं कि आपको स्पून फीडिंग करके आपको बच्चे जैसा पढ़ाया जा रहा है, नहीं। फिर आप एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब जो क्वालिटी गिना है आप नहीं है। आपको क्योंकि जो डेडिकेटेड होता है ना, जो आपके पास मोटिवेशन होता है, आपको पता है कि हमको आने वाले नेक्स्ट 1 ईयर में, 2 ईयर में क्या अचीव करना है ना, मैंने बात बताया आपको डिटेल्स में। तो उसके लिए क्या किया जाएगा, आपको वीकली प्लान, नोट्स, है ना, टॉपिक दिया जाएगा। और क्लासेस जो होगा सप्ताह में 2 ही बार होगा, है ना, वीकली ट्वाइस। जिसमें से हम क्या करेंगे, वो सिर्फ डाउट सेशन के लिए रहेगा, और आंसर राइटिंग के लिए, जो हमने प्रॉब्लम डिस्कस किया, राइट, कि सिविल सर्विस एग्जाम में क्या प्रॉब्लम होती है, उसी प्रॉब्लम को हम एड्रेस करेंगे, राइट। और मैंने क्लियरली लिखा है कि नो स्पून फीडिंग क्लासेस एंड ओनली फॉर जेन्युइन कैंडिडेट्स। ये आपको ध्यान समझ में आ गया होगा कि मैं क्यों ऐसा लिखा हूँ, राइट। ऐसा नहीं है कि आप वनडे एग्जाम को टारगेट कर रहे हो और इसका फॉर्म आ गया तो डाल दिया तो जेपीएससी में आपका हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं। मैंने सारा चीज डिस्कस कर दिया, राइट। तो यही था गाइस आज का वीडियो, कि आप जेपीएससी जो सिविल सर्विस है ना, आप कैसे इसको टैकल कर सकते हो, एंड व्हाट आर द थिंग्स यू नीड टू स्टडी एज पार्ट ऑफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, राइट। थैंक यू सो मच। और हाँ, एक चीज़ मैंने बताना भूल गया, हमारा जो यूट्यूब चैनल का नाम चेंज हो गया, पहले क्या था, झारखंड स्टूडेंट कक्षा था, राइट, झारखंड स्टूडेंट कक्षा। पुराने स्टूडेंट लगेगा कि कौन सा चैनल अभी आ गया, ठीक है। यही हमारा क्या हो गया अब, सिविल्स प्रेप झारखंड, राइट। हमारा ऐप भी अपडेट हो जाएगा इसी नाम से। पुराना वाला नाम, हमारा यूट्यूब चैनल का नाम रीनेम हो चुका है, ठीक है। तो हम वही जेएस के वाले ही हैं, है ना, जेएस के, झारखंड स्टूडेंट का, अच्छा, राइट। जो अभी जेपीएससी बैकलॉग में जो हमारा 8th रैंक आया था ना, हमारे ही बैच से आया था, राइट। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।